लेफ्कार्डियो हार्न। लेफ्कार्डियो हार्न नाम के विद्वान ने इसको लिखा है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। रेनबो बुक्स है 12th क्लास में। लिटरेचर साहित्य के संबंध में पढ़ाई पर, साहित्य को किस प्रकार से पढ़ें, साहित्य को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे हमको पढ़ना चाहिए, इस संदर्भ में इस चैप्टर को लिखा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं मिलकर इसको। वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू यानी ना के बराबर पर्सन यानी लोग, नो हाउ टू रीड, जानते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए। ना के बराबर लोग जानते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस with literature is needed before taste and discrimination can possibly be acquired. Considerable बहुत ज़्यादा पैमाने पर अनुभव, बहुत ज़्यादा अनुभव किसके साथ में? लिटरेचर के साथ में, साहित्य के साथ हमारा बिताया गया समय, साहित्य के साथ में अनुभव जो है इज़ नीडेड, वो आवश्यक होता है बिफोर टेस्ट करने के लिए, टेस्ट ने स्वाद लेने के लिए, उसको चखने के लिए कि ये साहित्य किस प्रकार का है, उसको चखने के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है। और उसको हम कैसे डिस्क्रिमिनेशन करें, क्या भेद करें कि ये साहित्य अच्छा है या बुरा है ना, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या अवगुण हैं, इस भेद को करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। कैन पॉसिबली एक्वायर्ड, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो सकती है। तो किसी भी साहित्य का आकलन करने के लिए कि अच्छा है बुरा है, हमको लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, बहुत समझ की आवश्यकता होती है। एंड विदाउट दीज, इनके बिना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। और लंबे अनुभव के, उसको परीक्षण करने के हमारे अनुभव के बिना जो है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल, असंभव है टू लर्न, सीखना कि हाउ टू रीड, कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ा जाए। वो कहते हैं कि आई से, मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पूरी तरह से असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, क्योंकि वहाँ पे कुछ दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं, रेयर एंड दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं, हु थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। तो वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है ये समझ पाना कि किताब को कैसे पढ़ा जाए, साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे अनुसार सिंस देयर आर सम रेयर मैन, वहाँ पे केवल ना के बराबर लोग हैं, दुर्लभ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल, जो कि अपने जन्मजात गुणों की वजह से जान पाते हैं, बहुत कम जान पाते हैं, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, कि किस प्रकार से पढ़ा जाए 25 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते। लेखक कहते हैं कि मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी जो अनुभव की ना इसको पढ़ पाए, क्योंकि बहुत ना के बराबर ऐसे लोग होते हैं जिनमें जन्मजात गुण ऐसे होते हैं। जन्मजात गुण वो होते हैं जिसको वो जान पाते हैं कि वो पढ़ाई कैसे की जाए, किसी पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए। तो ये जन्मजात गुण कुछ लोगों में आ पाते हैं कि 25 साल से पहले वो किताब पढ़ना सीख जाएँ, बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शन। लेकिन ये लोग क्या हैं, ये लोग तो बहुत एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन यानी अपवाद है, ऐसे लोग तो अपवाद स्वरूप होते हैं, ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं, ये तो बहुत कम लोग मिलते हैं, अपवाद स्वरूप लोग होते हैं। एंड आई एम स्पीकिंग टू द एवरेज, और मैं बात कर रहा हूँ एवरेज लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ सभी लोगों की, जो जितने भी लोग हमारे सामने सबकी बात की जाए तो दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं जो 25 साल से पहले समझ पाते हैं कि कैसे पढ़ा जाए। For to read the characters of the letters of the text does not mean reading in true sense. लेखक के अनुसार फॉर यानी क्योंकि, टू रीड पढ़ना, द कैरेक्टर्स यानी अक्षर, ऑफ द लेटर्स यानी लिखे गए लेटर्स को, अक्षरों को पढ़ना जो है, ऑफ द टेक्स्ट लिखे गए को, डज नॉट मीन रीडिंग इन ट्रू सेंस। ये आपके सामने जो लिख रखा है, ये जो भी लिखा है, अगर इसको हम पढ़ लें, इसको यूँ पढ़ते जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली है। लेटर्स को, कैरेक्टर्स को पढ़ लेना उनके अनुसार पढ़ना नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, आप अक्सर पाते हैं अपने आप को पढ़ते हुए शब्दों को, है ना, या अक्षरों को कहाँ पे, ऑटोमेटिकली अपने आप ही कहीं पे भी। इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, यहाँ तक कि आप प्रोनाउंस भी करते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं, आप उसका उच्चारण भी सही कर लेते हैं उन शब्दों का करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद द टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि आपका दिमाग जो है वो ऑक्यूपाइड यानी घिरा होता है बिल्कुल अलग सब्जेक्ट से, अलग विषय से। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और आप चलते चलते यूँ ही पढ़ लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि दीवारों पर कुछ एडवर्टाइजमेंट लिखा है, हमने देख लिया, उसको पढ़ लिया, है ना, तो इस तरह से हमारे सामने, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग
becomes altogether automatic at an early period of life. This mechanism, ये मशीनी तत्व जो है, मशीनीकरण जो है, ये मैकेनिज्म जो है रीडिंग का, बिकम्स एल टुगेदर ऑटोमेटिक, ये अपने आप ही बन जाता है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआती दौर में ही, एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं कैसे? ध्यान के द्वारा। हम इस पर ध्यान देकर हम इसको अच्छा कर सकते हैं। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, और इन अदर वर्ड्स टू रीड द बुक, ए बुक फॉर द स्टोरी। आगे वो कहते हैं नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, मैं ना तो इसको रीडिंग करना बोलता हूँ, मैं इसको पढ़ना ही बोलता हूँ। किसको? टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ ए टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, कि कोई भी आदमी अपने अम्यूजमेंट के लिए, अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन, अपना समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए किसी भी चीज़ को पढ़ ले और उसका नैरेटिव जो है, उसका जो लेखन है, उसको ऊपरी सतह पे उसको ग्रहण करे, तो मैं इसको पढ़ाई नहीं मानता। और इन अदर वर्ड्स टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, या कोई कहे कि मैं कहानी के लिए किताब पढ़ता हूँ, किसी किताब को कहानी पढ़ लेने मात्र के लिए किताब पढ़ता हूँ, तो उसको वो कहते हैं मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं मानता हूँ। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे। आगे वो कहते हैं फिर भी ऐसा है, फिर भी ज़्यादातर लोग जो है, मोस्ट रीडिंग जो संसार में होती है वो केवल इसी तरीके से होती है। किस तरीके से? लोग कहानी पढ़ने के लिए, समय को व्यतीत करने के लिए किताबें पढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, हजारों किताबें जो हैं हर साल खरीदी जाती हैं। एवरी मंथ, प्रत्येक महीने खरीदी जाती है। आई माइट इवन से एवरी डे, और वो कहते हैं कि मुझे कहना चाहिए कि रोज़ाना खरीदी जाती है। बाई पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, उन लोगों के द्वारा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वे केवल सोचते हैं कि वे पढ़ते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे खरीदते हैं किताबों को केवल अम्यूज करने के लिए, मनोरंजन के लिए अपने आप का, है ना। टू किल टाइम, समय को मारने के लिए, एज दे कॉल इट, जैसे कि वो कहते हैं समय को मारने के लिए, समय को बिताने के लिए वो किताबें पढ़ते हैं। इन 1 hour और 2 देयर आइज हैव पास्ट ओवर ऑल द पेजेस, 1 या 2 घंटे में उनकी किताबें और उनकी आंखें जो हैं वो सारे पेजेस पे को पास कर लेती है ना, सारे पेजेस पढ़ लेते हैं वो अपने आप में। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड ए वैक्यू आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, और उन्होंने जो पढ़ा है उसके कोई 1-2 वैक्यू यानी बेकार के विचार उनके दिमाग में रह जाते हैं, है ना, जो उन्होंने वही पढ़ा है। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और इसी बात को वास्तव में बिलीव करते, विश्वास करते हैं ये रीडिंग है। तो मात्र कुछ घंटों में एक बड़ी किताब को वो आराम से पूरे आंखों के आगे से निकाल देते हैं और समझते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया, इसी को वो पढ़ना समझते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। जबकि उनका मानना क्या है? केवल इस तरह से पढ़ना, उसको पढ़ना वो नहीं मानते हैं। कौन? लेफ्कार्डियो हर्न, जो इस विद्वान ने इसको लिखा है, वो नहीं मानते इस तरह से पढ़ना इसको। और टू हियर समबडी से, या आप कह सकते हैं किसी को सुनते कहते हुए, आई हैव रीड सच ए बुक, सच एंड सच ए बुक, मैंने वो फला किताब पढ़ ली है। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो सीरियसली नहीं बात करते हैं, वो लोग गंभीरता से बात नहीं कर रहे होते हैं। आउट ऑफ 1,000 पर्सन हु से आई हैव रीड दिस, 1000 लोगों में से 1000 लोगों में से जो कहते हैं कि मैंने किताब पढ़ ली है, या फिर आई हैव रीड दैट, मैंने वो किताब पढ़ ली है। देयर इज़ नॉट वन, वहाँ पे केवल एक भी ऐसा नहीं होता है, शायद, परहैप्स यानी शायद, हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो एबल हो सके, जो समर्थ हो सके, योग्य हो सके एक्सप्रेस करने में, है ना, अभिव्यक्त करने में कोई भी ओपिनियन को, कोई भी विचारधारा को। उन्होंने जो किताब पढ़ी है उसमें से कोई विचारधारा वो बताने में बिल्कुल भी सफल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी योग्य नहीं होते हैं, जबकि वो कह देते थे कि हमने ये किताब पढ़ ली है। वर्थ हियरिंग अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, वो कोई भी विचारधारा का बता नहीं पाते हैं जो सुनने योग्य हैं, जिस किताब को उन्होंने पढ़ रखा है, तो उसमें से कुछ भी बताने में वो बिल्कुल भी अक्षम रहते हैं। मैनी एंड मैनी एट टाइम, बहुत बार, कई बार, अनेकों बार ऐसा होता। आई हियर, मैं सुनता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ? वो कहते हैं कि मैं सुनता हूँ स्टूडेंट्स को कहते हुए कि दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि मैंने फला किताब पढ़ ली, उन्होंने वो किताब पढ़ ली हैं, है ना। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कुछ सवाल उस किताब के संबंध में, रिगार्डिंग संबंध में, तो आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल, तो मैं पाता हूँ, मैं जानता हूँ कि वो बिल्कुल भी एबल नहीं है टू मेक एनी आंसर, किसी भी आंसर को जवाब देने में वो एबल नहीं है। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स
has said about what they think that they have been reading. और एट बेस्ट, या फिर सबसे बढ़िया ये है कि दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी, बढ़िया से बढ़िया वो इतना कर सकते हैं कि दे विल ओनली रिपीट समथिंग, वे केवल कुछ चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, दैट समबडी एल्स हैज सेड, जिसको किसी और ने कहा है अपनी किताब में, उस किताब में पढ़ी गई बात को दोहरा सकते हैं, अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, और उसी के बारे में वो सोचते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है, उन्होंने उसको पढ़ लिया अच्छे से. बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट, लेकिन ये सही नहीं है, किसके लिए? छात्रों के लिए बिल्कुल सही नहीं है. इट इज़ इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डेवर्स बुक. ये वही तरीका है जिसमें ज़्यादातर पब्लिक जो है किताबों को डेवर करती हैं, किताबों को वो ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ाई नहीं मानी जाती है. आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा that the difference between the great critic and the common person is chiefly that the great critic knows how to read. I would say, मैं कहूँगा कि different between the great critic, वो फ़र्क जो एक महान क्रिटिक में है, क्रिटिक यानी आलोचक में है, और एक सामान्य पर्सन में है, मुख्यतः वो क्या है कि ग्रेट क्रिटिक जो है, एक महान आलोचक जो है वो जानता है कि कैसे पढ़ाई की जाए, एक महान आलोचक जानता है कि पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और वही साधारण आदमी जो वो नहीं जानता इस बात को कि किताब को कैसे पढ़ा जाए. नो मैन इज़ रियली एबल टू, कोई भी आदमी जो है वास्तव में एबल नहीं होता है, किसके लिए एबल नहीं होता, योग्य नहीं होता है, टू रीड ए बुक, किसी किताब को पढ़ने के लिए, हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पाता एक वास्तविक ओपिनियन को, विचारधारा को, रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, किसी किताब के संबंध में. अगर कोई किसी किताब के संबंध में कुछ बता नहीं पाता है तो निश्चित रूप से उसको वो किताब उसने नहीं पढ़ी होती है, ये मतलब हो गया इसका. वो किताब पढ़ के भी उस किताब को पढ़ने में वो असमर्थ है. नो डाउट यू विल थिंक, कोई संदेह नहीं है कि आप सोचेंगे दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ ए केस कन्फ्यूजेज रीडिंग विद स्टडी. कोई मतलब नहीं है, कोई संदेह नहीं कि आप सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है इस केस में कन्फ्यूज़ करता है रीडिंग को, पढ़ाई को, विद स्टडी, अध्ययन के बारे में. अध्ययन के संबंध में आज जो पढ़ाई करते हैं शायद ये उसको गलत साबित कर रहा है, उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है. आप कह सकते हैं कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, जब कभी कोई छात्र कह सकता है कि जब हम कभी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, जब कभी हम फिलोसफी की बुक पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र की या साइंस विज्ञान की किताब पढ़ते हैं, तो देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, तब हम पढ़ते हैं बहुत आराम से, अच्छे से पढ़ते हैं. थ्रूली यानी पूरी किताब में गुजरते हैं. स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ टेक्स्ट, स्टडी करते हुए, अध्ययन करते हुए सारे मीनिंग्स का, और ग्रहण करते हुए सारे टेक्स्ट को, समझते हुए सारे टेक्स्ट को, लेखन को, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचते हुए. दिस इज़ ए हार्ड स्टडी, ये एक बहुत हार्ड स्टडी है, कठिन अध्ययन है. बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी और ए पोएम आउट ऑफ क्लास आवर्स, लेकिन जब कभी हम पढ़ते हैं कहानी या कभी पढ़ते हैं हम कोई कविता किसी क्लास आवर्स के बाहर निकल के, तो वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, हम पढ़ते हैं केवल अम्यूज़मेंट के बारे में, अम्यूज़मेंट को लेकर. हम केवल अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, समय को व्यतीत करने के लिए पढ़ते हैं. अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. जबकि मेरा कहना है, लेखक कहते हैं कि अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स. मनोरंजन करना और अध्ययन करना ये दो अलग अलग बातें होती हैं. आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आप सभी ये सोचेंगे, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन नौजवान लोग जो हैं वो यही सोचेंगे. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि फैक्ट है, जैसा कि तथ्य है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग आउट टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रेड. प्रत्येक वो किताब जो पढ़ने के योग्य है, और टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे, उसको निश्चित रूप से पढ़ा जाना चाहिए उसी तरीके से जैसे एक साइंटिफिक बुक को हम पढ़ते हैं. नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, ना केवल मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन मात्र के लिए नहीं, बल्कि हर किताब को जो हम ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए पढ़ते हैं उसके अंदाज में हमको पढ़ना चाहिए, ना केवल मनोरंजन के लिए बल्कि हमको ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस किताब को पढ़ना चाहिए. एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग should have the same amount of value in it that a scientific book has. और प्रत्येक वो किताब जो पढ़ने योग्य है, वर्थ रीडिंग यानी पढ़ने योग्य है, शुड हैव द सेम अमाउंट, उसको रखना चाहिए अपने के अंदर एक मात्रा ऑफ वैल्यू यानी गुणों की मात्रा अपने अंदर, दैट ए साइंटिफिक बुक हैज़, जो एक साइंटिफिक बुक रखती है, जो एक
विज्ञान की संबंधित किताब रखती है वो एक अच्छी किताब में गुण उपलब्ध होने चाहिए। दाउ द वैल्यू में बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, इसके वैल्यू हालांकि दूसरे प्रकार के हो सकते हैं, एक अलग प्रकार के वैल्यू हो सकते हैं। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार ए गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज़ ए साइंटिफिक वर्क, क्योंकि एक अच्छी किताब जो फिक्शन की है, कहानियों की है, या रोमांचक कथाओं की है, या फिर कविताओं की है, वो एक साइंटिफिक वर्क है, वो एक वैज्ञानिक कार्य ही तो है। इट हैज़ बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, क्योंकि इसको बनाया गया है, इसको कंपोज किया गया है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, क्योंकि उसको एक विज्ञान से अधिक अनेक ज़िंदगी के अनेक सिद्धांतों से बनाया गया है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, उसको बनाया गया है, बल्कि उसको बनाया गया है ज़िंदगी के सबसे महान विज्ञान से, ज़िंदगी की सबसे महान विज्ञान सिद्धांतों से। और वो क्या है? द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय नेचर का नॉलेज, ज्ञान, मानवीय प्रकृति का ज्ञान, मानवीय स्वभाव का ज्ञान। तो हर किताब भले ही वो साइंस से संबंधित ना हो, अलग हो, फिक्शन की हो, कहानियों की हो, कविताओं की हो, वो भी एक प्रकार का विज्ञान का ही कार्य है, क्योंकि उसमें जीवन का विज्ञान होता है, जीवन के अनुभवों का विज्ञान होता है ना। तो वो पढ़ने वाली किताबें जो वास्तव में पढ़ने योग्य हैं, वो चाहे किसी भी विषय की हो, उसमें समान वैल्यू होनी चाहिए, वो समान वैल्यू जिसको हम विज्ञान की किताब पढ़ते समय ग्रहण करते हैं। The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. The first thing, सबसे पहली चीज़ वो जिसको एक स्कॉलर शुड बियर, एक स्कॉलर को रखनी चाहिए अपने दिमाग में, इज़ दैट, वो ये है कि एक बुक ought not to be read for mere amusement, कि एक किताब को कभी भी ought not नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? पढ़ना मेरा अम्यूज़मेंट, केवल अम्यूज़मेंट के लिए। एक पुस्तक को कभी भी केवल अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, केवल मनोरंजन मात्र के लिए नहीं पढ़ा जाए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूज़मेंट, जो अर्ध शिक्षित लोग होते हैं वो ही मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और वो इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए वो किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर। दे आर इनकेपेबल, वो अयोग्य होते हैं, इनकेपेबल यानी अयोग्य होते हैं किसके लिए? अप्रिशिएट करने के, है ना, प्रशंसा करने के। द डीपर क्वालिटीज़, आंतरिक या गहरी क्वालिटीज़, गुणवत्ता को, जो बिलोंग करती है एक रियली ग्रेट लिटरेचर से, एक वास्तविक महान साहित्य से। बट ए यंग मैन, लेकिन एक युवा आदमी जो है, एक युवक जो है, हु हैज़ पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, जिसने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पास कर लिए, उससे से गुजरा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या पढ़ चुका है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, उसको डिसिप्लिन बना लेना चाहिए अपने आप के अंदर, उसको अनुशासित बना लेना चाहिए अपने आप को एक अर्ली डे में ही, शुरुआत के दिनों में ही। नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, कभी नहीं पढ़ने के लिए केवल अम्यूज़मेंट के लिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और एक बार अगर आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगी, अनुशासन आपके अंदर आ जाएगा, तो ही विल फाइंड, तो वो अनुशासन वाला व्यक्ति पाएगा, इट इम्पॉसिबल, इस बात को इम्पॉसिबल पाएगा, टू रीड फॉर ए मेयर अम्यूज़मेंट, कि केवल मनोरंजन के लिए पढ़े। लेखक हमको सजेस्ट करता है, लेखक हमको सुझाव देता है पढ़ने वाले हर पाठक को, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जो पढ़ता है, उसको चाहिए कि शुरुआती दिनों से अपने अंदर एक अनुशासन स्थापित कर ले, एक ऐसा अनुशासन किताब के पढ़ने से संबंध में कि वो कभी भी बिना वजह के अम्यूज़मेंट के लिए किताब नहीं पढ़ेगा, जब भी पढ़ेगा कुछ ग्रहण करने के लिए किताब पढ़ेगा। और एक बार अगर उसके अंदर अनुशासन आ जाएगा, तो शायद वो अपने आप को कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन, तब वो क्या करेगा? वो फेंक देगा, इम्पेशेंटली यानी अधीरता से फेंक देगा। किसको फेंक देगा? एनी बुक, किसी भी किताब को, किसी भी किताब को वो फेंक देगा। एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिसके अंदर से उसको इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिलता है, उसको बौद्धिक भोजन नहीं मिलता है, जिससे उसकी ज्ञान की भूख जो है वो नहीं मिटती हो, ऐसी किताब को पढ़ेगा नहीं, फेंक देगा। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्ट, कोई भी वो किताब जो उसको अपील नहीं देती है, उसको लिए अपील नहीं बनाती है कि वो किताब जो है उसमें उसको हायर इमोशंस की प्राप्ति हो,
उसके इंटेलेक्ट के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, बट ऑन द अदर हैंड, बल्कि दूसरी ओर द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, द हैबिट ऑफ रीडिंग, जिनके अंदर पढ़ने की आदत है, किसके लिए? अम्यूज़मेंट के लिए। वो बनती है आदत क्या? जैसे थाउजेंड लोगों की, हज़ारों लोगों की आदत है, ठीक वैसे ही। और आदत किस चीज़ की? वो वाइन ड्रिंकिंग की, शराब के सेवन की, और ओपियम स्मोकिंग की। ओपियम यानी अफीम को बोलते हैं, अफीम के सेवन की। इट इज़ लाइक ए नारकोटिक, ये एक नारकोटिक की तरह से, नारकोटिक नशीले पदार्थ को बोलते हैं, नशीले पदार्थ की तरह से। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास अ टाइम, ऐसी चीज़ जो हेल्प करती है समय को व्यतीत करने के लिए। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, एक ऐसी चीज़ जो हमको स्वप्निल दुनिया में ले जाती है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, एक ऐसी आदत जो हमको ले जाती है, जो रिजल्ट उसका होता है डेस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, सोचने समझने की सारी कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करने वाली आदत, है ना। अगर हम अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं तो एक नशीली पदार्थ के सेवन जैसी आदत होती है ना, जो कि हमको हमारा जो स्तर वो गिराती है, उसको बर्बाद कर देती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और ऊपर से किताब पढ़ना, अम्यूज़मेंट के लिए किताब पढ़ना कैसा है? केवल सरफेस पार्ट ऑफ माइंड जो है, हमारा दिमाग का ऊपरी सतह जो है, उसी ऊपरी सतह में ही ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, उसी को वो छुपाता है। एंड लिविंग द डीपर स्टिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और वो छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, जो एहसासों के स्प्रिंग्स हैं। स्प्रिंग वैसे बसंत को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एहसासों के गुच्छे हैं, एहसासों की विशालता है, गहराई के जो फीलिंग एहसासात हैं, उन एहसासातों को वो ग्रहण कर पाने में असफल रहता है ना। कोई पाठक अगर अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है तो वो ऊपरली सतह की बातें सोख लेगा, और जो गहरी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, वास्तव उद्देश्य जो लेखन का है, उससे वो वंचित रह जाता है। द टेक्स्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वॉन्ट टू रीड ऑन ओनली वंस और मोर देन वंस। टेस्ट यानी परीक्षण, एक महान किताब का परीक्षण क्या है कि वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस, कि क्या हम उसको एक बार पढ़ना चाहेंगे, या मोर देन वंस, क्या उसको एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहेंगे। ये किताब का परीक्षण है। एक किताब अच्छी है या नहीं है, पढ़ने योग्य है या नहीं है, उसका परीक्षण आप कैसे कर पाएंगे? ये देखकर कि वो किताब एक बार आप पढ़ते हैं या उसको एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली गुड बुक वी वॉन्ट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वॉन्टेड टू रीड इट फर्स्ट टाइम। हर वो अच्छी किताब, महान किताब जो होगी, जिसको हम पढ़ना चाहे सेकंड बार, है ना, उससे कहीं ज़्यादा जितना हम पहली बार उसको पढ़ना चाहते थे। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और प्रत्येक जितनी बार हम उसको पढ़ते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त समय दैट वी रीड इट, उसको हम पढ़ते हैं, तो वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, हम पाते हैं नए नए मीनिंग पाते हैं और नए नए सुंदरता पाते हैं इसके अंदर। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ वॉच। ए बुक, एक ऐसी किताब, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, जो एक व्यक्ति है, शिक्षा का व्यक्ति और गुड टेस्ट का व्यक्ति, अच्छे स्वाद का व्यक्ति, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, वो कभी भी केयर नहीं करता है पढ़ने की एक बार ज़्यादा, इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ वॉच, अगर वो किताब पढ़ने योग्य नहीं है तो। एक ऐसी किताब जिसको व्यक्ति जो है, वो शिक्षा वाला व्यक्ति, अच्छे टेस्ट का व्यक्ति, वो एक बार ज़्यादा पसंद नहीं करेगा उसको पढ़ना, अगर वो पढ़ने योग्य नहीं है तो। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिएबल, लेकिन हम किसी एक आदमी के एहसास को, एक आदमी द्वारा दिए वक्तव्य को, या एक आदमी के द्वारा दिए गए फैसले को भी नहीं मान सकते हैं। द ओपिनियन दैट मेक्स ए ग्रेट बुक मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, एक विचारधारा जो बनाती है किताब ग्रेट, महान बनाती है, किताब को महान बनाती है, मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, उसको बहुत से लोगों में विचारधारा होना चाहिए। एक व्यक्ति की विचारधारा से किताब का आकलन हम नहीं कर सकते हैं, एक आदमी के बजाय बहुत से आदमियों की विचारधारा वो होनी चाहिए, तब जाके उस किताब का आकलन होगा। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि महान क्रिटिक्स जो होते हैं, क्रिटिक्स यानी आलोचक, महान आलोचक जो हैं, वो भी कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं। कैसे? कार्लाइल एक नाम है किसी विद्वान का, जो अंग्रेज विद्वान है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, ये भी विद्वान का नाम है। कार्लाइल नाम का लेखक ब्राउनिंग नाम के लेखक को पसंद नहीं करेगा।
बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट। और बायरन नाम का एक दूसरा विद्वान है, वो कभी उस लेख को पसंद नहीं करेगा जो अन्य इंग्लिश पोइट्स ने लिखा है। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स। एक आदमी जो है उसको अनेक पहलू का होना चाहिए बताने के लिए योग्यता जो किसी बहुत सारी पुस्तकों की। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ ए सिग्नल क्रिटिक और 8 टाइम्स। हम किसी एक आलोचक की जजमेंट के ऊपर संदेह कर सकते हैं, हम किसी एक आलोचक की बात पे शक कर सकते हैं, बट देर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन पीढ़ियों के दिए गए जजमेंट को, पीढ़ियों के द्वारा दिए गए फैसलों को हम कभी नकार नहीं सकते, उसको हम झुटला नहीं सकते। इवन इफ वी कैन नॉट एट वन परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक विच हैज़ बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर 100 of years, we may be sure that by studying it carefully we shall at least be able to feel the reason of this admiration praise. Even if, यहाँ तक कि एक बार, यहाँ तक कि अगर वी कैन नॉट एट वन परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक, अगर हमको एक किताब में कुछ अच्छा नहीं लगता है, विच हैज़ बिन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर 100 of years, जिसको एडमायर किया गया है, जिसको प्रशंसित किया गया, प्रेज भी प्रशंसित होता है, जिसकी प्रशंसा की गई है फॉर 100 of years, सैकड़ों सालों से जिसकी प्रशंसा की गई हो, वी मे बी वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग, हम श्योर हो सकते हैं कि ट्राइंग यानी कोशिश करके, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, इसको दोबारा अच्छे से पढ़कर, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीज़न ऑफ द एम्बेरमेंट। हम शैल बी वी शैल एट लीस्ट, हम कम से कम बी एबल टू फील, हम हो सकते हैं इस बात को महसूस करने के लिए द रीज़न ऑफ द एडमायरेशन प्रेज, कि क्या कारण है उस प्रशंसा का जो इस किताबों की सैकड़ों सालों से होती आ रही है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आलोचक जो है, उस एक आलोचक की बात को हम नहीं मान सकते हैं। अगर कोई किताब सैकड़ों सालों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से उसको अच्छा माना जाता आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो किताब अच्छी होगी। उदाहरण के लिए आप रामचरितमानस ले लीजिएगा। हो सकता है कि आपको पहली बार उसको पढ़ के आप उसको अच्छा नहीं मान लगे, है ना, नहीं लगे, आपको अच्छा नहीं लगे वो पढ़ना उसको, लेकिन जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर तो गहरे गहरे विचार हैं, और इसीलिए उसको सदियों से प्रेरणादायी माना गया है, उसको सदियों से इसीलिए लोग प्रशंसित करते रहे हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, जितनी भी पुस्तकालय हैं, जितने भी, फॉर ए पुअर मैन, किसी गरीब आदमी के लिए, वुड बी ए लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज, उसको होना चाहिए एक लाइब्रेरी जो कंपोज की गई हो सच ग्रेट वर्क्स ओनली, ऐसी महान पुस्तकों से ही, वर्क्स यानी कार्य का यहाँ पे पुस्तक लेखन, तो ऐसी महान पुस्तकों के द्वारा बनी हुई लाइब्रेरी जो है वो किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी में से एक है। बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, और किताब कैसी होनी चाहिए, ऐसी किताबें जिन्होंने समय के परीक्षण को पास किया हो, जिन्होंने समय के परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो। दिस दैन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड, तब ये बन जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस, सबसे अच्छी इम्पोर्टेंट मार्गदर्शक हम सबके लिए इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, पढ़ने की चॉइस में। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस, हमको वही किताबें पढ़नी चाहिए जिनको हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहें। नॉर शुड वी बाय एनी अदर्स, दूसरी को तो हमको ख़रीदना ही नहीं चाहिए। अगर हम एक से ज़्यादा बार उसको पढ़ना चाहें ना, हमको वही किताब पढ़नी चाहिए, दूसरी किताबों को तो हमको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, अगर हमारे पास पैसा खर्च करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है तो, अगर हमको पैसा खर्च करने का, इन्वेस्ट करने का स्पेशल रीज़न नहीं, तो वैसी किताबें हमको खरीदनी नहीं चाहिए। द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन टू जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन, और दूसरी फैक्ट जो है, दूसरा तथ्य जो है, डिमांडिंग जो मांग करता है अटेंशन, ध्यान का, इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, वो क्या है, वो जनरल कैरेक्टर एक वैल्यू का, दैट लाइज जो रखा हुआ है, हिडन छुपा हुआ, हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, जो कि रखा हुआ है ऐसी महान पुस्तकों के भीतर। हमको ध्यान देना है कि हम ध्यान दें
उस जनरल कैरेक्टर की तरफ, जनरल चरित्र की तरफ, वैल्यू के चरित्र की तरफ, वैल्यू की विशेषता की तरफ जो छुपा हुआ है सभी महान किताबों के अंदर। दे नेवर बिकम ओल्ड, किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। देयर यूथ इज़ इमोर्टल, उनकी युवावस्था, उनकी जवानी जो होती है वो अमर होती है। किताबें कभी बूढ़ी नहीं होती, उनकी युवावस्था हमेशा बनी रहती है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कम्प्रहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, और एक महान पुस्तक जो होती है वो कभी समझ आ नहीं सकती एक नौजवान को पहली बार पढ़ने से। पहली बार पढ़कर एक युवक जो है एक महान किताब का आकलन नहीं कर सकता, उसके ज्ञान को समझ नहीं पा सकता। एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, सिवाय कुछ सुपरफिशियल वे, कुछ ऐसे तथ्य जो उसकी समझ से परे हैं वो उसको मिलेंगे। ओनली द सरफेस, केवल सरफेस पे, केवल ऊपरी सतह पर ही द नरेटिव इज़ एब्जॉर्ड एंड एन्जॉयड, उसका नरेटिव लेखन जो लिखा गया है उसको आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको सोख पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, कोई भी युवक जो है वो पहली बार में फर्स्ट रीडिंग में कभी भी क्वालिटी जो है ज्ञान किसी बुक की उसको नहीं महसूस कर पाएगा, नहीं देख पाएगा। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड ऑफ ईयर्स, याद रखिएगा बहुत सारे केसेस में, मामलों में तो सैकड़ों साल लग गए हैं, है ना। किसको, मानवता को सैकड़ों साल लग गए टू फाइंड आउट ऑल द देयर इज एन सच बुक, उस चीज़ को ढूंढ पाने में जो ऐसी किताबों में है। किसी भी पुस्तक को एक युवक जो है अच्छी किताब को पढ़ के उसके बारे में आकलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई मामलों में तो किताबों को सदियां लग गई हैं, सैकड़ों साल लग गए हैं कि उसके अंदर क्या चाहिए जान पाने में, मानवता को सैकड़ों साल लग गए हैं। बट अकॉर्डिंग टू ए मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक आदमी के, एक मनुष्य के जीवन के अनुभव के आधार पर, जीवन के अनुभव के अनुसार द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो लिखा गया है वो आपके सामने खोलेगा, नए नए अर्थ खोलेगा उसके सामने जो पाठक है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, वो किताब जिसने हमको डिलाइट किया, जो हमको अच्छी लगी थी 18 साल की उम्र में। इफ़ इट बी ए गुड बुक, अगर ये एक अच्छी किताब है तो विल डिलाइट अस, तो ये हमको अच्छी लगेगी, ये हमको पसंद आएगी, हमको मनोरंजित करेगी। मच मोर एट 25 साल की उम्र में भी हमको अच्छी लगेगी। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू एन 30 ईयर्स ऑफ एज, और यही किताब 30 साल की उम्र में हमको नई किताब नज़र आएगी, नई किताब जैसे लगेगी। 840 वी शैल री रीड इट, और 40 साल की उम्र में इसको हम फिर से पढ़ेंगे, वंडरिंग, सोचते हुए कि वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, कि क्यों नहीं हमने इसको पहले देखा कि ये कितनी सुंदर किताब, इसको पहले कैसे हमको क्यों नहीं लगी। एक अच्छी किताब का परीक्षण आप बार बार पढ़ने से करेंगे, आपको अच्छी लगेगी, दोबारा पढ़ने में और अच्छी लगेगी। 25 साल के बाद में आप पढ़ेंगे, है ना, जो पहले 20 साल की उम्र पढ़ी की थी, तो उसको लगेगा आप इसमें और नए ज्ञान है। 30 साल की उम्र में वो आपके सामने और नए अनुभव लेके आएगी, और 40 साल की उम्र में भी वो किताब आपको ऐसे लगेगी कि आपको लगेगा कि हमको इतनी सुंदरता इसके अंदर पहले नज़र क्यों नहीं आई। 850 और 60 ईयर्स ऑफ एज द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्व्स, और यही अनुभव जो हैं, यही अंदाज जो है उस किताब के आपको फिर से अनुभव किए जाएंगे। कब? जब उस किताब को आप 50 और 60 साल की उम्र में पढ़ेंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एक्जैक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, एक महान पुस्तक जो होती है वो ग्रो करती है, बढ़ती है, विकसित होती है, अपना विकास करती है। कैसे करती है? एग्जैक्टली, ठीक, इन प्रोपोर्शन, उस अनुपात में, टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, जिस अनुपात में रीडर का दिमाग ग्रोथ करता है। पाठक का दिमाग जिस अंदाज में, जिस हिसाब से बढ़ता है, ठीक उसी हिसाब से किताब अपना विकास करती है। कहने का मतलब ये है, जैसा आपका दिमाग होगा ठीक वैसे ही आपके अंदर उस किताब को समझने की शक्ति आएगी, या जैसा आपका दिमाग होगा ठीक वैसे अंदाज आप उस किताब से लगा पाएंगे, वैसा अर्थ उस किताब से आप ले पाएंगे। तो इसको लिखा है लेफ्कार्डियो हार्न ने, जैसे कि मैं शुरू में चर्चा की थी, और इसी साथ में चैप्टर कंप्लीट होता है। थोड़ा जटिल ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब, अगर आपने चैनल अभी तक नहीं किया हमारा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगले चैप्टर के साथ में फिर अगले वीडियो में उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।